हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने लिफ्टिंग फोर्स और फ्रिक्शन कंडीशन डिस्कस किया था, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बीच डिफरेंस डिस्कस किया था एंड फ्रिक्शन के ऊपर जो भी एक कॉन्सेप्चुअल कूलम्ब लॉ ऑफ फ्रिक्शन का स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया था। अब हम आज आगे बात करते हैं फ्रिक्शन से जुड़ी और टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि इफ ए बॉडी इज रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन एंड प्लेन इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, दैट इज इनिशियल कंडीशन, when is tilted and on a particular specific angle, if body just moves downward without any external force, that is the angle of repose. That angle is the angle of repose. सिंपल भाषा में कहें कि बॉडी अपने वेट के कंपोनेंट की वजह से अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जिस एंगल पे, जिस स्पेसिफिक एंगल पे जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एन एग्जांपल, सपोज दैट एक ये हमारा कोई ब्लॉक है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, हम अभी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे हम धीरे धीरे इसको टिल्ट कर रहे हैं, हम एंगल बढ़ा रहे हैं, इंक्लिनेशन ऑफ का चेंज हो रहा है, बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा है। जिस एंगल पे जस्ट ये मोशन स्टार्ट होने वाला हो, जस्ट स्टार्ट होने वाला हो, बस उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, इसको मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इनिशियल कंडीशन पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसका वेट कुछ आपका दैट इज W है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस पे वो आपका म्यू है। स्टैटिकली म्यू एस ले लेते हैं या म्यू ले, सिंपली म्यू की बात। हमने इंक्लिनेशन देना शुरू किया। मान लीजिए कि एक इंक्लिनेशन की बात करते हैं थीटा वन, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हमें दिख रहा हो कि ये आपका ब्लॉक मूव कर सकता है, सो हमने इसमें ये रखा, तो वेट तो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। ओके, तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इसका W दे दिया। अब होगा क्या कि अगर हम इसके एंगल को देखिए, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दिया गया है, सरफेस से रफनेस अभी भी म्यू ही है, तो इसका अगर थीटा बनेंगे तो ये भी आपका थीटा वन एंगल हो जाएगा और इस एंगल की कंपोनेंट की वजह से मींस इसकी वजह से ये आपका W sin थीटा हो जाएगा और दिस इज W cos थीटा। सो इस पर्टिकुलर एंगल को अगर हम देखें तो इसकी वजह से बॉडी पे हो सकता है कि मोशन आपका स्टार्ट होने वाला हो। एक कंडीशन ये भी, दूसरी कंडीशन ये भी, एक ऐसी कंडीशन, अभी ये कंडीशन आपकी फुल्ली स्टैटिक है, मोशन अभी कंफर्म है कि मोशन आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है। हमने एक और एंगल लिया थीटा टू और इस एंगल पे जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है। मींस ऐसा कुछ कंडीशन है कि मान लीजिए कि थीटा वन की वैल्यू जो है जस्ट मोशन स्टार्ट होने से पहले दैट इज सपोज दैट 20.222 डिग्री, ये आपका 20.2228 डिग्री पे मोशन स्टार्ट होने वाला हो, तो उसको हम थीटा टू एज्यूम करते हैं। तो ये आपका W आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपका थीटा टू है, तो वर्टिकल से एंगल भी आपका अगेन थीटा टू हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा W sin थीटा टू और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा W cos थीटा टू। ओके, ये वन था, हम इसको वन दे दिया। नो, आगे एंगल आपका चेंज हुआ, W कांस्टेंट है, sin थीटा टू की वैल्यू आपकी चेंज होगी। आप देखिए sin थीटा की वैल्यू, अब थीटा अगर आपका 0 इनिशियल कंडीशन पे, तो इस फोर्स की वैल्यू आपकी 0 है। जैसे थीटा बढ़ेगा इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और cos में वाले कंपोनेंट की वैल्यू आपकी घटेगी। अगर मान लीजिए कि बॉडी पे इस फोर्स की वजह से मोशन स्टार्ट होने वाला है, सो हम इसको देते हैं इस डायरेक्शन में, अगर मोशन हमने इधर पे दिया तो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट आपको कुछ इस डायरेक्शन में आपका इधर हो जाएगा एंड दैट इज म्यू आर प्राइम। अगर हम लोग इसको कंपोनेंट पे रिलेशन आपके देते हैं आर। ओके, सो अब देखिएगा अगर आप इसको वर्टिकली बैलेंस करते हैं, सो आर प्राइम आपका हो जाएगा W cos थीटा टू के बराबर।
तो ये कंपोनेंट का म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा 2, ये वैल्यू थीटा के साथ बढ़ने के साथ में इंक्रीज करेगी और ये वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ में डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि w sin थीटा आपका म्यू w cos थीटा 2 के जस्ट इक्वल हो जाएगी, वही कंडीशन हमारी कहलाती है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, सो इन दोनों कंडीशन का डिफरेंस ये है कि थीटा 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा 1, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन हम लेते हैं, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन है। सो अगर इसको बैलेंस करते हैं, सो म्यू w cos थीटा 2 इज इक्वल टू w sin थीटा 2, w आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 2 या फिर थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये आपका मिस सिंपली क्या कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे केवल न w पर ना ही किसी और पर या किसी फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स तो था ही नहीं, वेट कंपोनेंट से केवल थीटा 2 जो डिपेंड करता है tan इनवर्स म्यू पर डिपेंड करता है, सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, जो कांटेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स है। अब अगर कांटेक्ट आपका चेंज कर, सपोज पहले इनिशियली वुड की कंडीशन थी, हमने अभी मेटल का यूज कर लिया, मेटल का यूज करते हैं तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हुई तो आपका एंगल ऑफ रिपोज भी वहां पर चेंज हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल या फिर वो स्पेसिफिक एंगल है जहां पर बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली हो, मिनिमम वर्ड थीटा 2 के हिसाब से, मैक्सिमम वर्ड जहां तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज करेंगे स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंफ्यूजन को रिमूव करता है, दैट स्पेसिफिक एंगल ऑन व्हिच body just start to move due to its self weight without any application of external force is known as the angle of repose। आई होप ये बात आपको समझ में आया। इसी टाइप का एक और एंगल है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सेम होता है, सो दोनों में एक डिफरेंस है और उसको हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सो एंगल ऑफ रिपोज हमने देख लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करते हैं, तो बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए ध्यान से, बॉडी को हमने लिया, दैट मे बी इन हॉरिजॉन्टल, दैट मे बी इन इंक्लाइंड, दैट इज डिफरेंट इशू। इसका वेट आपका w है और नॉर्मल रिएक्शन आपकी सपोज दैट r। वहां पर वो सेल्फ वेट की बात किया था, यहां पर हमें कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट हमने एक p फोर्स यहां पर अप्लाई किया। ओके, इस p फोर्स की वजह से अगर मोशन हमारा इस डायरेक्शन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में म्यू r आपका हो जाएगा। ओके, एंगल ऑफ रिपोज में कोई फोर्स नहीं था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इंक्लाइंड भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट इशू। ओके, नाउ इनका रिजल्टेंट कुछ आपका सपोज दैट इज s। ओके, ये s जो वर्टिकल से मींस वर्टिकल से प्लेन के परपेंडिकुलर से मींस ये रिजल्टेंट है म्यू r एंड r का, और नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रहा होता है हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज सिंपली वी कैन से दैट it is an angle between the resultant of normal reaction and frictional force and with respect to the normal reaction applicable on that particular surface। so अगर इस अल्फा की बात करते हैं तो अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व कीजिए, सो यहां से आपका tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस बाय दिस, यानी कि म्यू r बाय r, again this becomes mu, so alpha is equal to tan inverse mu। ओके, सो अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एंगल ऑफ रिपोज को देखा था, वहां पर भी आया था थीटा हमने यूज किया था tan इनवर्स mu। तो ये पॉसिबिलिटी है कि म्यू पे डिपेंडेंट आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है और म्यू पे डिपेंडेंट आपका एंगल ऑफ रिपोज भी है, लेकिन दोनों ही एंगल आपकी अलग है, सिग्निफिकेंस दोनों का अलग है।
एंगल ऑफ रिपोज में सेल्फ वेट की वजह से बॉडी जस्ट मूव इट स्टार्ट करती है इंक्लाइनेशन पे, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को लेकर के डिफाइन किया गया। ओके, आई होप आपको एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिफ्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड लाइक दैट सिंपली कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं। अब समरी की हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो का होता है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है, फेस पे पैरेलल होता है। दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर नहीं होता है, याद रखिए हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। सेकंड, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, इसको सही नहीं है। सही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, रेजिस्टेंस का काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज helpful to move as well as provide restriction to move। हमेशा हेल्पफुल भी होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं तो हम मूव नहीं कर सकते। बाद में स्लोप पे बहुत सारा ऑयल पड़ा हुआ है फ्लोर पे, हम चल ही नहीं पाएंगे, बाबा स्लिप कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन एक रिक्वायर्ड है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, अगर ब्लॉकिंग कंडीशन पे है, आप बहुत ज्यादा रेत वहां पर आप नदी में जा रहे हैं, आप उधर पे उसके से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, बॉडी में कॉन्टेक्ट बिल्कुल लॉक कंडीशन पे आ रहे हैं, सो वहां पर भी हम मूव नहीं कर सकते। तो एक फ्रिक्शन की डिफाइंड रेंज होती है जो हमें मोशन को प्रोवाइड करना होता है। फॉर एन एग्जांपल रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो एक टायर है, टायर अगर हवा उसमें बहुत ही कम है, किसी भी व्हीकल की बात करते हैं, अगर हवा कम है तो उसमें कांटेक्ट सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है टायर का फ्लोर के रिस्पेक्ट में, और थोड़ा सा फोर्स उसमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। वहीं अगर एयर जाता है तो कांटेक्ट सरफेस बहुत कम होगा, एक लाइन की तरह कांटेक्ट पर आएगा फ्लोर के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी और मोशन आपका ज्यादा होगा। एक एप्रोप्रिएट कंडीशन पे उसको हमेशा फिट किया जाता है। सो लाइक दिस फ्रिक्शन जो है हेल्प करता है और प्रोवाइड भी करता है रेस्ट्रिक्शन टू द मोशन। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमेशा अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट भी होता है, हमेशा पैरेलल लेना होता है, और किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सिंपली एक हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन का फ्रिक्शन के लिए, जिसपे हम एक फोर्स को अप्लाई करते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन में एक ये है, ये मान लीजिए कोई एक सरफेस है और ये एंगल दिया गया है 28 डिग्री, रैंडमली में चूज किया, एक ब्लॉक है और इसका वेट जो है दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 100 न्यूटन। मान लीजिए म्यू इस कॉन्टेक्ट पर दिया गया है दैट इज 0.4। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने इसमें सरफेस के पैरेलल एक पी फोर्स अप्लाई किया हुआ है ब्लॉक पे, कांटेक्ट के पैरेलल सरफेस पे। ओके, और बोला गया है कि पी की वो वैल्यू बतानी है कि जस्ट पहली कंडीशन पे होल्ड द ब्लॉक, सेकेंड दैट इज लिफ्ट द ब्लॉक। ओके, फाइंड value of P।
पहली कंडीशन जब उसको हमें होल्ड करना हो, और सेकंड कंडीशन जब उसको हमें लिफ्ट करना हो। होल्ड करना क्या था, पी की वो वैल्यू उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो बॉडी आपकी नीचे की ओर मूव करेगी, एंड लिफ्ट का मतलब कि पी की वो वैल्यू कि जस्ट थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो बॉडी आपकी ऊपर की ओर मूव करने लगे। ओके, मींस ये कंडीशन इसमें पॉसिबल है दोनों को लेकर के। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली में क्या करना है, आपको ब्लॉक का एबीडी बनाना होगा। तो ब्लॉक का एबीडी बनाने के लिए मैं एक सिंपल एक पैरेलल सर्किट लेता हूं। हमने एक ब्लॉक जैसा था वैसा रख दिया और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन का जो गिवन था हमने उसको इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन में प्रोवाइड की। ये 28 डिग्री था, डेफिनेटली ये भी आपका 28 डिग्री हो जाएगा। ओके, P4 जो गिवन था हमने P4 यहां पर प्रोवाइड कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन था लेंथ। नाउ अब देखिए सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर जो आनी है वो हमने देखी। ओके, इस 100 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आपका जाएगा 100 cos 28 डिग्री, दूसरा 100 sin 28 डिग्री। ओके, अब देखिए पहली कंडीशन में फॉर फर्स्ट कंडीशन ब्लॉक को होल्ड करना है। मींस अगर थोड़ा सा भी हमें मोशन तो देना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रिक्शन चाहिए, तो उस मोशन को देने के लिए हम थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं तो ब्लॉक हमारा नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो हमने इसको दे दिया यहाँ पर मोशन। तो इस मोशन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं इसको हाफ एरो से दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड यही कहता है, कुछ लोग फोर्स फुल से भी दिखा सकते हैं जैसे आपके पास सुविधाजनक हो, एंड दैट इज म्यू इनटू दैट इज फ्रिक्शनल। ओके, हमें सरफेस के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, और हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है p की वैल्यू को। सो हम अप्लाई करते हैं सिग्मा x इक्वल टू 0 पैरेलल टू द प्लेन जो है आपका पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेते हैं। सो p ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव जो हमें निकालना है, प्लस म्यू r ऊपर की ओर जा रहा है जो हमारा पॉजिटिव हमें इसको निकालना है। 100 sin 28 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको नेगेटिव r आएगा नहीं, 100 cos 28 आएगा नहीं, ऐसे कंपोनेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, इज इक्वल टू द 0। सो p इक्वल टू 100 cos 100 sin 28 माइनस म्यू इनटू r, म्यू की वैल्यू 0.4 आपको गिवन। ओके, अब देखिए हमें r की वैल्यू चाहिए, तो वी अप्लाइंग सिग्मा y इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉजिटिव like this. So r positive, 100 cos 28 negative is equal to the 0। अब देखिए ध्यान से, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, आएगा नहीं, यहाँ से r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 cos 28 डिग्री। हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो हमारी p की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 100 sin 28 माइनस 0.4 इंटू 100 cos 28 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगी 11.6 न्यूटन के आसपास। ये एक आंसर आपका होगा फॉर द फर्स्ट कंडीशन टू होल्ड द ब्लॉक की कंडीशन। नाउ सेकंड हम लिफ्ट द ब्लॉक की कंडीशन पे सॉल्व करते हैं। सो सेम वही पैटर्न है, हमने ब्लॉक लिए, प्लेन लिया, एबीडी में 100 न्यूटन का वेट नीचे की ओर अप्लाई किया, P4 जो लगा था हमने वो प्रोवाइड किया। आपका R प्लेन के परपेंडिकुलर R प्राइम हम ले लेते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा 100 cos 28 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 100 sin 28 डिग्री। अब देखिए ध्यान से सारे फोर्सेस हो गए, अब हमें लिफ्ट करना है, सो मोशन हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो म्यू आर आपका जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज म्यू इनटू। इस कंडीशन पे आर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए इसको आर प्राइम कर देते हैं। तो आर प्राइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैल्यू आपकी सेम नहीं आ जाएगी क्योंकि वर्टिकल में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में चेंज होगा, तो समेशन x इक्वल टू 0 पैरेलल टू द प्लेन आपका जो है पॉजिटिव ले लिया इसके लिए। सो देखिए p ऊपर की ओर पॉजिटिव, 100 sin 28 नेगेटिव,
म्यू आर अगेन नेगेटिव इज इक्वल टू द जी, और कोई फोर्स है नहीं। पिछली बार यही म्यू आर आपका पॉजिटिव था, इस पर आपका नेगेटिव। सो P इज इक्वल टू म्यू आर प्लस 100 साइन 28, मैं इस बार प्राइम लिख देता हूँ आर प्राइम, और आर प्राइम की वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगी जो पहले आई हुई थी। सो आप जब पुट करेंगे तो P की वैल्यू यहाँ पर कुछ आपका 82 समथिंग आ जाएगा, 82.3 न्यूटन के आसपास, 90-60 कुछ चेंज हो, लेकिन कुछ ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। सो आप देखिए P के दो आंसर आपके सामने अवेलेबल हैं, वन इज 11 पॉइंट समथिंग जो आपको होल्ड करने के लिए चाहिए, और एक लिफ्ट करने के लिए चाहिए 82.3। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फोर्स P टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर इस फोर्स के रेंज के बीच में है, सो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। इतना मिनिमम फोर्स चाहिए होल्ड करने के लिए, और इतना मिनिमम फोर्स चाहिए बॉडी को जस्ट मूव कराने के लिए। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन हो एग्जैक्टली ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला गया है, लिफ्ट बोला गया है कि होल्ड बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एरर होती है, लोगों की एक आदत होती है कि फोर्स देखा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया, देखिए फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है एंड फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, याद रखिएगा हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। आई होप आपको बेसिक को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चंस को देखते रहिए, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें जरूर मिलेंगे। और हम लोग बात करेंगे पुली पे फ्रिक्शन के लिए, रो पे फ्रिक्शन के लिए, उसको लेकर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम लोग हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड एंड वेज फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।